सो गाइस, एक लड़की 13 साल की जो अपने ही घर पे अपने ही बेड पर उसकी लाश मिलती है। सोचो ये कहानी जो होगी वो कितनी मिस्टीरियस होगी और कितना इसके पीछे सस्पेंस छुपा होगा। और उस दिन उस रात में ऐसा हुआ था कि उस घर में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे और जिनमें से 2 लोग की मौत हो गई थी और 2 लोग पर ही ज़्यादा शक किया गया था और पूरी इस कहानी का इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं 2 लोगों पर किया गया था। चलिए आइए आज हम जानते हैं इंडिया के सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी के बारे में, जो कि इस केस का नाम है आरुषि तलवार और हेमराज का केस। मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां एपिसोड 2। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो हम बात करते हैं 2008 की। नोएडा जैसे शहर में राजेश और नुपुर, जो कि एक डेंटिस्ट थे, उनका प्रॉपर बिजनेस चलता था। तो उनके पास एक कमी थी कि उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थे। तो ये सब सारा प्रोसीजर चलता रहा, बहुत टाइम तक चला और उनके कोई बेटा बेटी नहीं हुए। तो IVF के द्वारा उन्हें 1994 में एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा आरुषि तलवार। कहते हैं ना कि जब किसी माँ बाप के बेटे बेटियाँ नहीं होते और कोई बेटी बेटा हो जाए तो वो उनके लिए बहुत अनमोल रतन होता है। तो वैसे ही जो आरुषि थी वो इनके लिए अनमोल रतन थी। तो जो आरुषि के माता पिता थे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते थे कि वो घर पर ख्याल नहीं रख पाते थे। तो उन्होंने एक हेल्पर रखा था जिसका नाम था हेमराज। वो जो हेल्पर था उनके यहाँ 2006 से काम करता था और वो जो आरुषि को अपनी बेटी की तरह ही मानता था, उसके लिए सारी चीज़ें करता था, मतलब एकदम अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था। 14 मई 2008 को ऐसा होता है कि क्या नाम था, जो आरुषि का स्कूल था उसके स्कूल में समर वेकेशंस के हॉलीडे अनाउंसमेंट हो जाते हैं और वो बहुत खुश होती है क्योंकि 9 दिन बाद उसका बर्थडे होता है। और 15 मई को राजेश और नुपुर ने, जो उसके माँ बाप, उन्होंने आरुषि को एक नया कैमरा ला कर दिया सोनी का कि तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है, 9 दिन पहले ही। और उस कैमरे में जो लास्ट फ़ोटो थी वो 10/10 की थी और इसके बाद उस कैमरे में कोई फ़ोटो भी नहीं ली गई। 11 बजे नुपुर जो है आरुषि तलवार के रूम पे गई थी वाईफाई का राउटर ऑन करने के लिए। उसी वक्त को आखिरी टाइम बताया जाता है जब आरुषि को किसी ने जिंदा देखा था। और इस केस का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया था तब पता चला कि 12:02 पर उसके जो आरुषि के दोस्त हैं उनका कॉल आया था, बट वो कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया था। और अगली सुबह 16 मई को काम वाली आती है और बेल बजाती है और अंदर से कोई नहीं निकलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अंदर वाला जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और जो बीच में ग्रिल्स होती है दरवाजे के बीच में, वो वाला दरवाज़ा लॉक था। तो जो नुपुर होती है वो चाबी बालकनी से फेंक देती है और काम वाली अंदर आती है। लेकिन जब काम वाली अंदर आती है तो उसको अचानक से एक वियर्ड सी चीज़ दिखती है। वो ये दिखती है कि जो ग्रिल का लॉक है वो एकदम ऐसे बस अटका हुआ था। तो जो काम वाली बाई होती है वो रूम पर जाती है और देखती है कि आरुषि तलवार की वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है और वो एकदम चिल्लाते चिल्लाते बाहर आती है और लोगों से कहती है कि हेमराज ने आरुषि को मार दिया, हेमराज ने आरुषि को मार दिया, कहाँ गया हेमराज, कहाँ गया, ऐसे करके वो चिल्लाती रहती है। और सब, मतलब राजेश और नुपुर जो कि आरुषि के माता पिता थे, वो एकदम डर जाते हैं और वो एकदम, उनके दिमाग काम नहीं करते, वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उस वक्त ऐसा माहौल बन गया था कि एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे का डेड बॉडी देखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे ही वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि आरुषि का गला कटा हुआ है, सर पर बहुत भारी चोट लगी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। और जब तक पुलिस आई तब तक उस घर में 15 से ज़्यादा लोग आ चुके थे, आस पड़ोस के लोग। तो जो एविडेंसेस थे वो ऑलमोस्ट स्पॉइल हो चुके थे। लेकिन जो एक चीज़ पाई गई थी वो ये थी कि जो आरुषि का फ़ोन था वो गायब था। और उसके बाद एक जो बॉटल, खाली बॉटल मिली थी स्कॉच की, वो बॉटल जो रात में तो भरी हुई थी लेकिन अगले दिन वो खाली पड़ी हुई थी पूरी। उसके बाद ऐसा होता है कि पुलिस आई, पुलिस ने सारी चीज़ें देखी। उसके बाद क्या नाम से आस पड़ोस के लोग, नुपुर, राजेश, सबका कहना ये था कि ये जो सारा कांड है वो हेमराज ने किया है, वो मार के मेरी बेटी को भाग गया, ऐसा सबके दिमाग में आने लगा। और पुलिस को भी लगने लगा कि यार हेमराज तो एक्चुअल में गायब है। बट किसी ने उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस बात को इग्नोर करते गए और सबके मन में आने लगा कि हेमराज ने किया होगा, ये आरुषि के साथ कुछ गलत करना चाह रहा होगा। और आरुषि ने जब मना कर दिया होगा तो हेमराज ने उसे मार दिया और मारने के बाद नेपाल भाग गया। अगले दिन 17 मई को एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, क्या होता है कि टेरिस में ब्लड्स के निशान दिखता है। जब वो धीरे धीरे टेरिस में वो ब्लड्स के निशान को फॉलो करते करते ऊपर जाता है तो दिखता है जो टेरिस में गेट लगा है उसकी चाबी
नहीं मिल रही है, उसने मांगा लोगों से। फिर वो जब वो गेट को तोड़ता है उसके बाद देखता है कि हेमराज की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। मतलब जिसको पूरे लोग, आस पड़ोस के पुलिस वाले और जो आरुषि के माता पिता हैं वो सब जिसको खूनी समझ रहे थे, उसकी बॉडी खुद ही उस घर में छत पर पड़ी हुई है। शायद आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि फिर तो उस घर में 4 लोग थे जिनकी 2 बॉडी मिल गई और बचे 2, माता पिता। तो सारा जो केस था वो इन्वेस्टिगेशन जब करते गए वो जो केस था वो माता पिता पर ट्रांसफ़र होने लगा, लोग उन पर डाउट करने लगे और पुलिस वालों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई। अब जो राजेश और नुपुर थे वो अस्थियां लेकर आरुषि के हरिद्वार जा रहे थे और पुलिस वालों ने उन्हें बुलाया इंस्टेंट कि तुम इस बॉडी को आइडेंटिफाई करो, ये एक्चुअल में हेमराज है कि नहीं है। और क्या हुआ था कि 2 दिन से जो बॉडी थी वो छत पे पड़ी हुई थी, तो पुलिस ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत जो कह लो 30-40% सड़ गई थी, बॉडी डिकम्पोज हो रखी थी पूरी। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गर्मी का टाइम था। तो राजेश और नुपुर को वापस बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि एक्चुअल में तुम बताओ ये तुम्हारे यहाँ का नौकर है हेमराज की नहीं। तो राजेश ने उस टाइम पे बॉडी देखी और उसे नहीं समझ आया और जो भी हो रहा हो उसने मना कर दिया, उसने डिनाई कर दिया, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जानता ये कौन है, किसकी बॉडी है, ऐसे करके। बाद में पता चलता है कि ये सच में हेमराज की ही बॉडी थी, जो कि हेमराज के दोस्त ने आइडेंटिफाई करी और बताया कि हाँ सच में ये हेमराज की ही बॉडी है। तो पुलिस वालों का सवाल उठने लगा कि यार राजेश, तुम्हारे यहाँ ये 6-7 साल से बंदा काम कर रहा है, तुम इसकी बॉडी नहीं पहचान पा रहे। मतलब पूरा केस देखा जाए तो नुपुर और राजेश पर चला गया था। जो टेरिस था, टेरिस के डोर पर हैंड प्रिंट्स मिले जिसमें से खून तो हेमराज का था, लेकिन वो जो हैंड प्रिंट्स थे किसके थे ये आज तक नहीं पता चल पाया। और एक फुट प्रिंट्स भी मिला था 8 नंबर साइज़ का, बट वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो नोएडा पुलिस ने क्या किया था कि जो सैंपल्स थे उनको 17-18 दिन बाद भेजा इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो ऑलमोस्ट सारे एविडेंसेस इधर उधर हो गए थे और उसके बाद ये होता है कि हेमराज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें ये पता चलता है कि उसके सर पे कोई भारी सी चीज़ मारी गई है जिससे उसको बेहोश हो गया या फिर जो भी कह लो गिर गया वो, या फिर उसके बाद चक्कर खा गया। और फिर उसके गले को किसी शार्प वेपन से काटा गया, मतलब ऐसा कि पहले से कोई ये काम करता आ रहा है या फिर किसी एक्सपर्ट ने काटा है, ऐसे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। और ये बताया गया कि हो सकता है किसी ने हेमराज को ऊपर छत पे ले जाके मारा हो या फिर नीचे ही मारा हो और उसकी बॉडी को घसीट कर ले गया है, ऐसे करके थ्योरी बनाई गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हेमराज और आरुषि दोनों का मर्डर हुआ था वो 12 से लेकर 2 बजे के बीच में हुआ था। तो सबके दिमाग में होने लगा था, माँ बाप के भी, कि यार मुझे ये केस सॉल्व चाहिए। पुलिस वालों का भी हो गया था कि यार कैसे भी करके ये केस सॉल्व करना है। जो मीडिया वाले थे उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया था चीज़ों को कि यार नहीं, मतलब ये केस बहुत मिस्ट्री है, बहुत ये है वो। तो ये सब चलता रहा और सबके दिमाग में एक प्रेशर बनता रहा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन था वो 3 थ्योरीज में बट गया। पहले थ्योरी की बात करते हैं। तो स्टोरी ये थी कि राजेश के क्लिनिक में ही खुद के अफेयर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये बात आरुषि को पता रही होगी और ये बात जब उसने हेमराज को बताई होगी तो वो एकदम मतलब ऐसा हो गए, इमोशनली कनेक्ट हो गए होंगे और उसकी वजह से उनके बीच में, हेमराज और आरुषि के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बना होगा, जिसको राजेश ने देखा होगा। और राजेश ने जब ये सब सारी चीज़ें नहीं देख पाया और उसी वक्त उसने हेमराज को मारा, और जब हेमराज को मारा तो आरुषि ने रोका होगा तो उसने आरुषि को भी मार दिया, जिससे कि ये बात कि मेरे अफेयर्स हैं वो अपनी माँ को जाके ना बता दे, मतलब नुपुर को। और ये भी बताया गया कि राजेश ने जब उन्हें ऐसी हालत में देखा होगा फिजिकल रिलेशनशिप पे, तो थ्योरी ऐसी बनाएगी गोल्फ क्लब से मारा होगा। बट राजेश ने जो गोल्फ क्लब दिए थे वो जो आरुषि के सर पे चोट लगी थी उससे जो राजेश ने गोल्फ क्लब दिए थे उसके डायमेंशन बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। और वो जो आरुषि के सर पे चोट लगी थी वो इतनी ज़्यादा प्रीसियस थी कि वो गोल्फ क्लब से बन ही नहीं सकते थे। फिर भी ये थ्योरी के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पब्लिक इतनी ज़्यादा भड़क गई थी कि कोर्ट के बाहर राजेश पर हमला हुआ था और राजेश को कस्टडी पर रखा गया था। और ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया था उस वक्त कि ये केस को सीबीआई को हैंड ओवर किया गया और 11 जुलाई को राजेश जेल से बाहर आया था। जो दूसरी थ्योरी थी उसमें सीबीआई ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और इस इन्वेस्टिगेशन के तहत उन्होंने 3 लोगों पर डिस्कशन किया और 3 लोगों पर एक थ्योरी बनाई। कृष्णा जो कि तलवार फैमिली के क्लिनिक में काम करता था, राजकुमार जो इनका पर्सनल ड्राइवर था, और जो विजय मंडल था वो हेमराज का दोस्त, उसी के जैसा हेल्पिंग वाला काम करता था। तो सीबीआई ने ये थ्योरी बनाई, वो तीनों हेमराज के रूम पर थे, उन्होंने दारू पी होगी, बिस्की पी होगी, उनके मन में विचलन हुआ होगा, वो आरुषि के रूम पर गए होंगे, आरुषि से ज़बरदस्ती की होगी और जब हेमराज ने रोका होगा उन्हें कि मत करो मत करो मत करो, तो उन्होंने आरुषि को भी मारा, हेमराज को भी मारा, हेमराज की बॉडी को ऊपर ले जाकर छत पर छोड़ दिया।
तीसरा केस ये बताया गया, सीबीआई ने और टीम बुलाई और इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने ये बोला कि क्या नाम से हो सकता है ये नुपुर और राजेश ने मिलकर अपनी बेटी को और हिमराज को मारा हो और उसके बाद उनकी बॉडी को ले जाकर छत पर फेंका हो और अपनी बेटी की बॉडी बेड पर छोड़ी हो। बट ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले जिससे कोर्ट उन्हें सज़ा सुनाए। कुछ दिन तक ये केस चलता रहा और उन्हें बरी भी कर दिया गया। और सीबीआई वालों ने ये भी बताया कि इस केस के सारे सबूत ऑलमोस्ट मिटा दिए गए थे। तो ये जो क्राइम किया गया था वो बहुत शातिर तरीके से किया गया, ऐसा सीबीआई वालों ने बताया। इस केस में इतने सारे कन्फ्यूज़न हो गए थे, इतने सारी चीज़ें हो गई थी, सीबीआई भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। 26 नवंबर 2013 को ऐसा हुआ कि कोर्ट ने उन्हें जेल की सज़ा सुना दी और वो 4-5 साल जेल में रहे। उसके बाद अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। तो जब वो बाहर आए तो उस वक्त पे बहुत सारे लोगों का, समाज के लोगों का कहना यह था कि नहीं, गलत किया, इन्हें छोड़कर इन्होंने ही खून किया है, ऐसा वैसा बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। पर कभी भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया, ना सीबीआई ने कर पाया, ना पुलिस वालों ने कर पाया। तो सवाल ये उठ कर आता है कि क्या एक्चुअल में नुपुर और राजेश ने ही अपनी बेटी का कत्ल किया या उसको मारा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस केस को लेकर उठ कर आ रहे हैं और आज भी आते हैं। जब कोई इस केस के बारे में पढ़ता है, जैसे मैंने पढ़ा, तो मेरे बारे में दिमाग में आया कि यार कैसे हो सकता है कोई अपने माँ बाप अपने ही बेटे को मार दें या फिर ऐसा कोई, मतलब इट्स काइंड ऑफ वेरी वियर्ड सिचुएशन जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि माँ बाप अपने ही बेटियों की डेड बॉडी देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे क्राइम्स इंडिया में हो रखे हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। बेसिकली इस सीरीज़ का स्टार्ट करने का मतलब यही है कि मैं आपको ऐसे केसेस से अवेयर करा पाऊँ जिससे आप अपने सराउंडिंग्स में ऐसी कोई चीज़ें हों जिनसे आप अवेयर रहो या फिर थोड़ा सा जानो ऐसी कहानियाँ। इसलिए मैंने ये खूनी कहानियाँ स्टार्ट करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।